नमस्कार सब दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज हम रस की दूसरी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने रस क्या है, रस के अंग क्या होते हैं, रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और रस के कितने भेद हैं, इन विषयों में हमने जान लिया था। आज प्रत्येक रस को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले रस की ओर, जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने पिछली कक्षा में जाना था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, अर्थात प्रेम की अनुभूति। जहां श्रृंगार की अनुभूति होती है वहां पर रति स्थायी भाव होता है। जब नायक या नायिका के मिलने के वर्णन से या बिछड़ने के वर्णन से, या तो मिलने के वर्णन से या फिर बिछड़ने के वर्णन से हमारे मन में जो रति स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वह श्रृंगार रस को श्रृंगार रस की निष्पत्ति करता है, अर्थात रति स्थायी भाव को जागृत कर श्रृंगार रस की निष्पत्ति करता है, नायक नायिका के मिलने के वर्णन से या विरह के वर्णन से। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति यहाँ पे श्रृंगारिकता की भाव को दर्शा रहा है और मीराबाई कृष्ण के लिए कह रही है कि मेरे तो बस एकमात्र गिरी को धारण करने वाले गोपाल हैं, जाके सर दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है, जाके सर मोर मुकुट, और जिनके सर पर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रृंगारिकता का भाव हुआ। मीराबाई को नायिका के रूप में और कृष्ण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्ति में क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जहां नायक नायिका, संयोग मतलब मिलना, जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन होगा वहां पर तो संयोग श्रृंगार होगा, और जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होगा, बिछड़ने का वर्णन होगा, वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। तो एक बार संयोग श्रृंगार को हम देख लेते हैं कि नायक नायिका के मिलने के वर्णन से उत्पन्न रति स्थायी भाव संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति करता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहुनी हंसे देन के नटी जाए। अर्थात वृंदावन का दृश्य दिखाया गया है गोकुल का, कि बात करने के लालच से लाल की अर्थात कृष्ण जी की मुरली लुकोकर रख ली। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बात करने के लालच से गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को लुकोकर रख लिया। सोहो करे भोहुनी हंसे देन नटी जाए, और अपनी भौहों को चढ़ा चढ़ाकर, जब कृष्ण पूछते हैं कि मुरली कहाँ है, तो अपनी भौहों को चढ़ा चढ़ाकर हंसकर मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं है भैया, आगे देखें। तो यहाँ नायक नायिका का वर्णन हुआ, क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख और तपन में शीतल मंद बयार। अर्थात श्रद्धा और मनु का वर्णन है। मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, हे श्रद्धा, हे आप कौन हैं, आप मुझे वसंत के दूत की भांति प्रतीत हो रहे हैं। किस भांति प्रतीत हो रहे हैं? वसंत के दूत की भांति प्रतीत हो रहे हैं। वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, अर्थात जहां कोई किसी भी प्रकार का रस नहीं है, ऐसे पतझड़ में आप मुझे बहुत सुकोमल लग रहे हैं। घन तिमिर में चपला की रेख और घोर अंधेरे में बिजली की किरण के समान, तपन में शीतल मंद बयार और घोर गर्मी में ठंडी हवा के समान है, बयार के समान है। जब किसी के तारीफ करी जाए, सौंदर्य नायिका की या नायक की तारीफ करी जाए और वहां पर सौंदर्य का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। तो श्रद्धा नायिका हो जाएगी और मनु नायक हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आगे से देखते हैं, जैसे कहत नटत रीजत खिजत, क्या कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात नैन, और भरे भुवन में करत है नैनों से ही सब बात।
कभी कहते हैं, कभी नाट जाते हैं, कभी रीझते हैं, कभी खींचते हैं, कभी मिलते हैं, कभी खिलते हैं। और जैसे ही उनके नैन आपस में मिलते हैं, कभी खिल जाते हैं, कभी लज्जियाते हैं, कभी शर्मा जाते हैं। भरे भुवन में करत है नैनों से ही बात, और पूरे भरे हुए भवन में नैनों से ही आंखों में सभी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो इन तीनों उदाहरणों में, एक मैंने आपको बोल के दिखाया, दो यहाँ लिखे हुए हैं, इन तीनों में क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ऐसे ही हमें जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन प्रतीत हो, दिखाई दे, तो वहां पर हमें क्या लगाना है, या तो श्रृंगार रस या फिर संयोग श्रृंगार, जो भी आपके ऑप्शन में मिले दोनों में से हमें वो लगाना है। वियोग श्रृंगार क्या होता है? अब क्या वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, यानी कि नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो जा, तो वहां पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। जैसे अब के सावन में हुई ऐसी बरसात, क्या अब के सावन में हुई ऐसी बरसात, बादल बरसे दो घड़ी और नैना बरसे सारी रात। क्या हुआ, नायिका प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करते हुए कहती है कि अब के सावन में हुई ऐसी बरसात। अब की बार जो श्रावण आया उसमें ऐसी बरसात हुई कि बादल बरसे दो घड़ी, बादल तो मात्र दो ही घड़ी बरसे और नैना बरसे सारी रात, यानी कि आंखों से अश्रुधारा संपूर्ण रात्रि प्रवाहित हुई। तो यहाँ पे प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करते हुए, अर्थात उसकी विरह में तड़प रही है और उसकी पुरानी बातों को याद कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, होई पीर जो अंगिकी। होई पीर मतलब पीड़ा, दर्द, क्या चीज, दर्द, पीड़ा। होई पीर जो अंग की कहिए सभी सुनाए। जो चोट, जो पीड़ा हमारे अंग पर लगी हुई होती है उसे तो सभी को सुनाया जा सकता है। उपजी पीर अनंग की कहीं कौन विधि जाई, परंतु जो पीड़ा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, अर्थात हृदय का दर्द होता है, हृदय की पीड़ा होता है, उसे किस विधि द्वारा कहा जाए, किस प्रकार से कहा जाए, अर्थात वह अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। तीसरा देखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे उनसे पूछ रहे हैं कि तुम देखी, क्या तुमने देखा है सीता मृग नयनी, मृग के समान, मृग नयनों वाली, मृग के समान नेत्रों वाली सीता को क्या आपने देखा है? कौन पूछेंगे, राम पूछेंगे। किससे पूछ रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, खग मृग से, अर्थात पक्षी राज गिद्धराज जटायु से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी मृग नयनी अर्थात मृग के समान आंखों वाली सीता को देखा है क्या? अब जब किसी से वे अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं तो कैसा भाव उत्पन्न होगा, वियोग श्रृंगार, है ना। कैसा भाव उत्पन्न होगा, वियोग श्रृंगार। कुल मिलाकर हमने इतना पढ़ा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, नायक नायिका के मिलने के वर्णन से संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होगी और नायक नायिका के बिछड़ने या विरह के वर्णन से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होगी। वियोग श्रृंगार में मोस्टली अधिकतर ऐसा होता है कि नायक या नायिका अपनी पुरानी बातों को याद कर कर पीड़ित, दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। इसमें क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। आधुनिक कविताओं में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि कुमार विश्वास बहुत फेमस है, तो उनकी एक कविता है, आपने सबने सुनी होगी कि कौन सी, जी हाँ, कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो इन दोनों में भी क्या, इसमें भी क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। इतना श्रृंगार रस समझ में आया जी। अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। ध्यान से समझेंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। अर्थात युद्ध अथवा किसी
अन्य साहसिक कार्य को करते समय हमारे मन में जो जोश उत्साह का स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह वीर रस की निष्पत्ति करता है। या तो युद्ध की काव्य हम पढ़ लें या किसी साहसिक घटना का वर्णन हम पढ़ लें, तो उससे क्या होता है, उत्पन्न उत्साह स्थायी भाव हमारे मन में वीर रस की निष्पत्ति करता है, वीर रस को जागृत करता है। किसे जागृत करता है? वीर रस को जागृत करता है। जैसे बहुत फेमस कविता है, आपने सुनी होगी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। क्या? वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं तुम झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यहाँ आसमान में घोड़ा था। तो इसमें भी क्या बात हुई? वीरता की बात हुई, चेतक की वीरता प्रकट करी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएंगे। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या बोला? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। इसमें भी क्या हो गया? वीर रस हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़, ये हो गया। दूसरा चढ़ चेतक वाला भी हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। क्या? मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत न जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, और मामा तथा निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में वीर रस हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत पूछा भी जाता है पेपर में। क्या उदाहरण है? साजी चतुरंग सेन, आपने सुना होगा, साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इनमें भी क्या हो जाएगा? साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अर्थात जहां पर भी हम युद्ध किसी साहसिक कार्य की काव्य पढ़ते हैं या हमारे मन में ऐसी बातें सुनकर जब स्थायी भाव उत्साह का उत्पन्न जागृत होता है तो वह वीर रस की निष्पत्ति करता है, और ऐसे उदाहरणों में क्या मिलेगा? हमें वीर रस मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे रस पर। कौन से पर? तीसरे रस पर। तीसरा रस हमारा हास्य रस। कैसा रस? हास्य रस। अब हास्य रस कब उत्पन्न होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है?
उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस का होता है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास नामक स्थायी भाव यानी कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा, क्या चीज? किसी व्यक्ति की वेशभूषा, मुखाकृति की चेष्टाओं आदि क्रियाकलापों को देखने से हमारे मन में जो आनंद अर्थात हास्य की उत्पत्ति होती है वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। क्या करता है? वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। जैसे मैं ऐसा महावीर हूं। कैसा महावीर हूं? मैं ऐसा महावीर हूं। मैं ऐसा महावीर हूं। हथेली से पापड़ फोड़ दूं। क्या कर दूं? बहुत मेहनत का काम कर दिया। हथेली से पापड़ फोड़ दूं। और गुस्सा मत दिलाना भैया। क्या चीज? गुस्सा मत दिलाना। गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ दूं। क्या कर दूं? तो कागज को मरोड़ दूं। तो कागज को मरोड़ दूं। यानी कि ये इतना बड़ा महावीर है कि अगर गुस्सा आ जाए तो हथेली से पापड़ को फोड़ देगा और कागज को भी मरोड़ देगा। भैया इसमें कौन सी इसने ताकतवर का काम कर दिया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस। एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे है कि मैं चाहूं तो पत्थर को पाषाण बना दूं। पत्थर और पाषाण क्या होते हैं? एक ही होते हैं। और वो कह रहा है कि मैं चाहूं तो पत्थर को पाषाण बना दूं, मैं चाहूं तो मरघट को शमशान बना दूं, और दो मेरी हिम्मत पर तुम ऐसी दात दो, मैं चाहूं तो ईश्वर को भगवान बना दूं। क्या बना दूं? मैं चाहूं तो ईश्वर को भगवान बना दूं। इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। नई कविता भी, आधुनिक जो कवि आ रहे हैं उनमें एक कवि है बहुत अच्छे, सुंदर नाम के। उनकी एक कविता है, वे कहते हैं कि जैसा तेरे ससरे का है, क्या चीज? जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार। सिर को चट्टान बताते हुए कहते हैं कि जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में ऐसा कोई मैदान नहीं। क्या चीज? इस शहर में ऐसा कोई मैदान नहीं। और कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तो सलमान नहीं। तो इन पंक्तियों में सर को चट्टान बताना, चमकदार बताना, मैदान के बराबर बताना, और कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तो सलमान नहीं। इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। नाना वाहन नाना वेशा। क्या चीज? नाना वाहन नाना वेशा, वी हसे शिव समाज निज देखा। वी हसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन। क्या चीज? को मुखहीन, को मुख पाओ। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा हमें ऐसे शब्दों को पकड़ना है जिनका हम अर्थ पहचान पाए, उन शब्दों को पकड़े तो उनसे ही हमारा काम हो जाएगा। को मुखहीन, को मुख बाहु, बिनु पद कर को। क्या? बिनु पद कर को, बहुपद बाहु। क्या चीज? बहुपद बाहु। अर्थात जब शिव की बारात प्रजापति दक्ष के द्वार में आने के लिए आई तो शिव तो कैलाश पर रहने वाले, गण प्रेतों के साथ रहने वाले, वे क्या? भस्म धारण करने वाले। तो उनकी बारात जब
प्रजापति दक्ष के द्वार पर पहुंची तो उसमें नाना वाहन अर्थात विभिन्न प्रकार के, नाना मतलब नाना प्रकार के भोजन आपने सुना होगा। नाना वाहन से मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के तो वाहन थे, क्या थे, नाना वाहन, विभिन्न प्रकार के उसमें वाहन थे, और नाना वेशा, और भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाएं थी। वी हसे शिव समाज ने देखा, और उन वाहन और उन वेशभूषाओं को देखकर जो भी शिव के समाज को देख रहा था, शिव की बारात को देख रहा था, वही हंस रहा था। को मुखी, उनकी बारात में कोई तो बिना मुख वाला था, को मुख बाहु, किसी के बहुत सारे मुख थे, बिनु पद, कोई बिना पैर के, बिनु पद कर को, किसी के ना तो पैर थे और ना हाथ थे, को बहुपद बाहु, और किसी को बहुत सारे पैर और बहुत सारे हाथ थे। तो ऐसा दृश्य हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की, किसी की वेशभूषा को देखकर, मुखाकृति की चेष्टाओं को देखकर, आदि क्रियाकलापों को देखकर हमारे मन में जो हास्य की उत्पत्ति होती है वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। तो यहाँ पे तो पूरा दृश्य प्रजापति दक्ष के द्वार में जो प्रजा रहती थी, वहां पर उस गांव की जो प्रजा थी, उन्होंने देखा क्या भैया ये तो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की, और उनके वाहन भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो किसी ने पहले ना देखे हो। किसी का मुख ही नहीं थे तो किसी का बहुत सारे मुख थे, किसी के पैर और हाथ नहीं थे तो किसी का बहुत सारे हाथ पैर थे। तो इन पंक्तियों में क्या हो गया, हास्य रस हो गया। इतनी बात आप, उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपकी समझ पाई होगी। एक बार हम तीनों रसों का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। पहला रस क्या था, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या था, रति था। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक नायिका के मिलने के वर्णन से रति की उत्पत्ति होती है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक नायिका के विरह या बिछड़ने के वर्णन से रति की उत्पत्ति होती है। जैसे संयोग श्रृंगार का उदाहरण ले लेते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घंटी बिल में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। या फिर दूसरा ले लेते हैं कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। क्या चीज, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। नुपुर अर्थात घुंघरुओं की धुन सुनकर, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। क्या, जो सीता के पैरों की घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी ध्वनि को सुनकर राम के हृदय में उत्पन्न भाव, जो भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। कि नुपुर की ध्वनि देखना एक बार, कि जहां पे घुंघरुओं की ध्वनि, ठीक है, किसी सौंदर्य प्राकृतिक किसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो या आसपास के दृश्य का वर्णन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस होगा। जैसे ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। क्या थी, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, ब्रज विसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी। क्या चीज, हंस सुता की सुंदर कगरी। क्या बोला, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कंजन की छाई, अरु कंजन की छाई। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं उस ब्रज को नहीं भूल सकता। किस ब्रज को नहीं भूल सकता, जहां हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कंजन की छाई, जहां हंसों के सुंदर जोड़े रहते हैं और घने वृक्षों की छाया, अर्थात मैं उस यमुना के तट को, उस गोकुल वृंदावन के यमुना के तट को नहीं भूल सकता, जहां पर बहुत सारे हंसों के जोड़े और वृक्षों की अच्छी अच्छी सुंदर छांव है। तो यहाँ पे दृश्य का वर्णन किया गया है, इसमें भी श्रृंगार रस हो गया। अब वियोग को देख लेते हैं एक बार, कि अब के सावन में हुई ऐसी बरसात, बादल बरसे 2 घड़ी और नैना बरसे सारी रात। अर्थात प्रेमी और प्रेमिका क्या है, अलग अलग है। प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में तड़प रही है, उनकी बातों को याद कर कर कह रही है कि अब के सावन में तो बरसात भी बहुत कम हुई है, उससे ज्यादा तो पूरी रातों रात मेरे आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हुई है। ये क्या था, संयोग और वियोग। उसके बाद हमने वीरस पढ़ा,
कि कौन हो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो के सिंह की दहाड़ हो, उत्साह स्थायी भाव होता है। क्या स्थायी भाव होता है? उत्साह स्थायी भाव होता है। और तीसरा रस हमने पढ़ा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। जैसे मैं ऐसा महावीर हूं, हथेली से पापड़ फोड़ दूं और गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ दूं। नाना वाहन नाना वेशा, वी हसे शिव समाज निज देखा, को मुखीन को मुख बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। जैसे गंजे किसी भी परिस्थिति में तू क्यों रोए, तेरा तो कभी बाल भी बांका ना होए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। एक और देखते हैं कि खरबूजे सी खोपड़ी और तरबूजे से गाल, गेंडे जैसी देह और हाथी जैसी चाल। इन सब में भी क्या है? हास्य रस है। कुल मिलाकर जहां पर हमारे भीतर हास्य की उत्पत्ति हो, हास्य की भावना का विकास हो, वहां पर क्या होता है? हास्य रस होता है। आशा करता हूं कि आपको तीनों रस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी समासों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।